जो है ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेल ऑर्गेनल्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे और उससे पहली वाली वीडियो में साइंटिस्ट वगैरह के नाम थे और इंट्रोडक्शन था पूरा। तो इससे जो पहली वाली वीडियो है, अगर आपने वो दोनों नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए। और यहाँ पे हम राइबोसोम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं ये जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किए थे, इसीलिए इनको पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है कि इसके साइंटिस्ट के नेम पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो राइबोसोम्स है उसमें ये आएगा ऑप्शन की इसको और क्या कहते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन पैलेट पार्टिकल भी होगा और इट इज़ हेयर। सो जो इनका साइज़ होता है वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है साइज़ में। जो राइबोसोम्स होती हैं उसमें 2 यूनिट होती हैं, मतलब कि एक 2 यूनिट होती हैं। एक होती है 50S। तो ये जो S है ये होता है एस होता है, इसका मतलब होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट। और 70S, ठीक है। तो इसकी दो जो सब यूनिट्स होती हैं वो ये होती हैं। उसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार रिपीट भी होता है। तो वो क्या है कि वो ये है। और ये राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये पूरा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरी डिटेल दी हुई है, जो पार्ट सेकंड है सेल का, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद जो सेवरल राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं mRNA से एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो mRNA होता है एक, ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए। इसमें सेवरल राइबोसोम्स जब अटैच होते हैं तो इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। उसके बाद पैलेट इन एनिमल सेल फर्स्ट ऑब्जर्व इट एंड नेम्ड इट पैलेट पार्टिकल, जो कि इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि जॉर्ज पैलेट ने इनको डिस्कवर किया था। और कौन सी सेल में किया था? एनिमल सेल में किया था, इसीलिए इनको पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। तो अब हम यूकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो पोजेस करती हैं न्यूक्लियर एनवेलप को, यानी कि जो उनका न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो ऐसे स्कैटर्ड नहीं होता है, वो उसमें वेल एनवेलप्ड होता है, वो न्यूक्लियस जो होता है उसका। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। यानी कि जैसे ये सेल है, इसमें एक ऑर्गेनल है तो उसकी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी। जैसे कि वैक्यूल होते हैं जो, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है टोनोप्लास्ट। इस तरीके से जो होते हैं ऑर्गेनल्स उनकी एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल वो होते हैं। तो ये एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में। सेंट्रियोल, ये जब आप आगे पढ़ोगे तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं इनका मेन फंक्शन यही होता है कि जब जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जब एक सेल में डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये वर्क करते हैं। उसके बाद वाइल सेल वॉल प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लास्टिड में क्या होता है ना, इसका प्लास्टिड जो होते हैं मेनली ये पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एनिमल सेल में होते नहीं है। अब हमारी बॉडी ऐसी कोई ग्रीन कलर की पिगमेंटेड तो होती नहीं है। और जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो एनिमल जो सेल्स होती हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं या तो वो एब्सेंट ही होते हैं। ओके, हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर। तो बेसिकली क्या होती है एक सेल मेम्ब्रेन, एक दो मतलब लिपिड की अरेंजमेंट होती है। इस तरीके से लिपिड जो होते हैं वो बाई लेयर में अरेंज है। बाई लेयर मतलब एक लिपिड की लेयर ये है और एक लिपिड की लेयर ये है, तो ये क्या है, बाई लेयर में अरेंज होते हैं, ठीक है। ऑल्सो द पोलर हेड इज आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। अब सबसे पहले है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल मतलब होता है हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब कि उससे भागने वाला, मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। तो अब वो डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे ये वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे ना, मतलब इस तरीके से वो हो जाएंगे कि वो उन वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलर हेड होता है, जो मतलब जो पोलर हेड होता है यानी कि जो डिजॉल्व होता है पानी में, वो ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो नीचे को इस तरीके से बाई लेयर में आ जाती है।
अब जो लिपिड होती है कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। तो जो लिपिड कंपोनेंट होता है जो मेम्ब्रेन का, वो फॉस्फोग्लिसराइड होता है। लिपिड आर नॉट इन पॉलीमर स्ट्रक्चर, ये पॉलीमर स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। पॉलीमर मतलब ये होता है, पॉली मीन्स मैनी और मर्स मतलब होता है यूनिट, यानी कि ये बहुत सारी यूनिट इकट्ठा होकर नहीं बनी हुई होती हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं उनमें प्रोटीन और लिपिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो रेशियो के बेसिस पे अलग अलग होती है। अब सबसे पहले अब हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी है उस पर भी आपका यही दिया हुआ है इन ह्यूमंस। अब जो आरबीसी है उसमें 52%, ये यहाँ पे लिखा नहीं है पर ये है 52% होती है प्रोटीन, 40% होती है आपकी लिपिड, और 8% होते हैं प्रोटीन होते हैं सेल में। वो दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 52% क्या है, प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होगा ना, पूरी तरीके से अंदर होगा। और जो पेरीफेरी प्रोटीन होगा, पेरीफेरी का मतलब ये होता है आउटर साइड, तो पेरीफेरी प्रोटीन क्या होगा, आउटर साइड पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यही यही पॉइंट लिखा है। अब इसमें मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसकी, कि जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की अलग अलग थ्योरी दी थी कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। तो सबसे पहले जो अभी एट प्रेजेंट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये जो है ना, ये वाला आपका पॉइंट ऐसा का ऐसा उठा के पूछ देते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है या ये किसने दिया था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस मेम्ब्रेन, क्योंकि जो ये सेल वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते रहते हैं, और यही पॉइंट्स जो होते हैं ये स्कोरिंग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड मीन्स सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मतलब कि आधी फ्लूइड है, आधी फ्लूइड की तरह है, और आधी कैसी है, वो थोड़ी सी सॉलिडिफाई है, बट आधी वो कैसी है, एज अ फ्लूइड है। अब इसका जो फ़ायदा ये होता है कि आराम से सेल डिवीजन हो जाता है, और सेल में जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो भी बहुत आराम से हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्वासी फ्लूइड होती है, यानी कि सेमी फ्लूइड होती है। उसके बाद इट अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी कि ये जो प्रोटीन है ना, ये इस इधर या इधर आराम से ट्रैवल कर सकता है, इस मतलब विद इन द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद 8 नंबर तो ये हो गया, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी दिया है सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर जंक्शंस, सिक्रीशन किसी चीज़ का, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा, इनके लिए जो होता है क्वासी फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको देख लेना। उसके बाद द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि जो सेल वॉल होती है ना, वो परमिएबल होती है हर चीज़ के लिए, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि सिलेक्टिव होती है, ये हर किसी के लिए परमिएबल नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि विदाउट एनर्जी किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनर्जी, तो ये पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन, मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है ना कि एनर्जी नहीं लग रही है, तो इसमें सबसे पहले आता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, न्यूट्रल सॉल्यूट्स की, वहाँ से वो वाटर के साथ ऑस्मोसिस करके उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या होता है, अ फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन। अब मे बी पॉसिबल यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन हो, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो, बट स्टिल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं मॉलिक्यूल, तो अब हाई से लो तो वो आराम से ऑस्मोसिस से पैसिव ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो क्या कर रहे हैं, ये जो आयंस हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मेम्ब्रेन के, मतलब अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, यानी कि लो से हाई भी आ रहे हैं। तो इसके पीछे की मतलब अब इसमें तो क्या होगा, फिर एनर्जी लगेगी। अब वो जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एटीपी जो यूटिलाइज हो रही है उसको हम सोडियम और पोटेशियम पंप कहते हैं।
अब ये जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। अब ये होता है ना, जो कैरियर प्रोटीन होते हैं इनको पोरेंस कहते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि एक सेल में 8 पोरेंस होते हैं, मतलब 8 से ज़्यादा पोरेंस प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उसको थोड़ा सा याद रखना कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स, जो नॉन पोलर लिपिड लेयर है उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो उनका होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी कि अब ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब यही होता है कि यहाँ पे जैसे पोरेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे है एक पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे तो ये तो पोलर हेड हो गया, ठीक हो गया, बट ये क्या है, लिपिड है। तो अब इन लिपिड के बीच में कुछ कुछ पोरेंस, ये जो पोरेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये होते हैं पोलर, और ये बाहर भी क्या है, पोलर। तो ये इस यहाँ से इस तरीके से कैच करके ये इससे यहाँ पे जाएगा और इससे यहाँ जाएगा और इससे यहाँ जाके ये सेल के अंदर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये मॉडल है सैंडविच मॉडल जो था, यानी कि इस तरीके से सैंडविच प्रेजेंट होती है। बोला कि यहाँ पे लिपिड होते हैं, बीच में प्रोटीन होते हैं और यहाँ पे लिपिड होता है। और तो ये वाला जो मॉडल था ये भी काफ़ी फेमस हुआ था और ये डेवसन और डैनल ने दिया था, तो ये भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो रॉबर्टसन ने दिया था। इसको एज दिस याद कर लो क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो रिवीजन के लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सैंडविच मॉडल किसने दिया था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था और क्वासी फ्लूइड मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। तो ये कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। अब जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, दूसरी सेल के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। ये प्रोवाइड करती है बैरियर को अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब इससे कैसे पास हो पाएंगे ये, तो उनसे बैरियर प्रोवाइड करती है। तो ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एल्गी किस, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, एज इट इज़ ये पूरी लाइन आई हुई है। तो ये याद रखना कि एल्गी सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेन्स, मैनेन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है कि एल्गी की सेल वॉल, ये तो रटी लो कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेन्स, मैनेन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद जो अदर प्लांट्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स के। उसके बाद जो द सेल वॉल ऑफ यंगर प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो जब यंग होती है सेल तो उसकी सेल वॉल भी यंग होती है तो वो कैपेबल होती है ग्रोथ के, बट एक टाइम पीरियड के बाद वो हार्ड हो जाती है और उसकी फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। जो मिडल लैमेला होती है वो, मिडल लैमेला जो होती है लेयर, वो मेनली फॉर्म होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, विच होल्ड्स और ग्लूज द नेबरिंग सेल। यहाँ पे को मिडल लैमेला प्रेजेंट होगी जो कि मैग्नीशियम की और किसकी बनी हुई होगी, कैल्शियम की होगी। इसको हम मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट कहते हैं। और ये क्या करती है, होल्ड करती है या ग्लू चिपकाए रहती है नेबरिंग सेल को। उसके बाद जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके के होते हैं कुछ, तो वो इस ऐसे कुछ होते हैं, वो ऐसे इस तरीके से। तो ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं ये कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के नेबरिंग सेल में, मतलब इन दोनों सेल्स के बीच का जंक्शन होगा। हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आ गए हैं। तो जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना, ये इंक्लूड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम्स और वैक्यूल्स। अब ये इसको हमने इंडोप्लाज्मिक सिस्टम क्यों कह दिया, क्योंकि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये, इससे जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है। और ये जो लाइसोसोम्स हैं ये किसका, और वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स तो नहीं बट लाइसोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एज एक प्रोडक्ट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो इसको हमने एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तरीके से ले लिया क्योंकि ये क्या है, कनेक्टेड एक वर्क कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, while each of the membranous organisms is distinct in their terms of its structure and function, many are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। तो इन लोगों के functions क्या है, coordinated है, इसीलिए हमने इनको endomembrane system के अंदर रखा।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं। जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिवाइड करता है इंट्रासेल्युलर स्पेस को टू डिस्टिंक्ट सेक्शंस में। जैसे ये सेल है और यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो अब ये दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया, एक ये बाहर वाला हो गया और एक ये अंदर वाला हो गया। तो ये जो बाहर वाला है इसको हमने एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कह दिया, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो अंदर वाला है इसको इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, राइबोसोम्स को बेयर करता है अपने सरफेस पे। होता है वो राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 से अटैच होता है सरफेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जो राइबोफोरिन 1 और 2 होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि वो प्रोटीन जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जनरेट होते हैं, मतलब उससे आते हैं, उसकी पैकेजिंग से आते हैं। उसके बाद जो के आर पॉटर थे, उन्होंने नेम कॉइन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उन सेल्स में हमें ऑब्जर्व होता है जहाँ पे कि जो एक्टिविटी होती है प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन की वो ज़्यादा होती है।